हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो सेशन है उसमें बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया और प्रश्न पत्र कौन सा हो जाता है, तो 2019 का हो जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो आप लोगों के क्वेश्चंस हो जाते हैं अति लघु उत्तरीय टाइप, उनको डिस्कस करेंगे। ये भी आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं और 15 क्वेश्चंस और 15 नंबर्स, ठीक है। इस पे आपको कितने नंबर्स मिलेंगे, तो 15 नंबर्स, यानी कि एक क्वेश्चन पर एक नंबर आपको प्रोवाइड होता है। और आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया कीजिए, बहुत अच्छे से समझकर। जैसे एग्ज़ाम हॉल में आप जाते हैं तो ये होता है ना कि ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं, लोग तुक्के लगा दें, ठीक है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, अरे एक ही वर्ड के तो लिखने होते हैं, लाओ फटाफट लिख दें, कुछ भी लिख दें। और उसमें जो लॉन्ग, थोड़े से लॉन्ग का मतलब ये है लघु होते हैं, थोड़ा लॉन्ग में लिखने होते हैं, तो उनको लॉन्ग में लिख दें। ऐसा नहीं होता है। देखिए, वेरी शॉर्ट टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया कीजिए, क्योंकि उसमें पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना होता है। और जो आपका डीएलएड है, इसमें आपको यही सब चीज़ें समझनी है कि हमको लिखना क्या है। देखिए, आपने पढ़ तो बहुत कुछ लिया, लेकिन यही नहीं समझे कि हमको लिखना क्या है। वो नहीं कि अगर ज़मीन के बारे में पूछा तो आसमान लिख दिया और आसमान के बारे में पूछा तो ज़मीन लिख दिया। कहते नहीं, बोल लो, कहते हैं 1 वीक में हम तैयारी करके और हम एग्ज़ाम दे देते हैं। तो भाई बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी हैं, प्लस इसमें भाई हर सब्जेक्ट अपने में एक अपनी अहमियत रखता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि 1 वीक में स्टडी करके और आप लोग एग्ज़ाम दे दें, और फिर क्या होता है, लगती है बैक, और ये होता है कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस आ गए और हमारी बैक लग गई। सिलेबस से तो नहीं आया, लेकिन ऐसा होता है बिना सिलेबस के क्वेश्चंस आते ही नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, ज़्यादा बातें ना करते हुए और बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हम लोग स्टेशन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। तो बिल्कुल होता है। देखिए, जो बच्चे में क्या होता है, बच्चे में जब विकास होता है तो उसमें परिवर्तन शारीरिक भी होता है, यानी बच्चा बढ़ता भी है। और भाई बिल्कुल बढ़ेगा, जब बच्चे की जैसे जैसे उम्र होती है वैसे वैसे वो बढ़ता जाता है। अब सिर्फ शरीर ही नहीं बढ़ रहा है, उसका मस्तिष्क भी काम कर रहा है, उसका मस्तिष्क भी क्या होता है, वर्क करता है। जो एक छोटा बच्चा नहीं सोच पाता, वो थोड़ा सा जब बड़ा होता है वो चीज़ सोच लेता है, उससे बड़ा होता है वो चीज़ उससे ज़्यादा सोच लेता है। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध क्या होता है, शरीर और मन दोनों से होता है। तो चलिए इस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा समझिएगा आप लोग कि बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है। क्यों? क्योंकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। बिल्कुल चलती है, क्योंकि वो जब तक भाई हमने जन्म लिया और जब तक हम मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और जो प्राणी है, प्राणी के जीवन विकास में शारीरिक मानसिक क्षमताओं के स्वरूप में जो क्रमगत यानी क्रम से परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं विकास। और शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। और मानसिक विकास का अर्थ से क्या होता है, तो ज्ञान भंडार में वृद्धि हो जाता है। यानी जब क्या होता है, हमको ज्ञान जितना ज़्यादा हम सीखेंगे उतना ज़्यादा हमें ज्ञान प्राप्त होगा। हम हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखते हैं, अपने से बड़ों से कुछ सीखते हैं, अपने से ज़्यादा जो एजुकेटेड होते हैं उनसे सीखते हैं, जो हमसे कम होते हैं हम उनसे भी सीखते हैं। यहाँ तक हम छोटे बच्चे से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। छोटे बच्चे को तो छोड़िए, यहाँ तक हम छोटे छोटे जीव जंतुओं से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, मानसिक विकास का अर्थ क्या होता है, मानसिक शक्तियों का उदय होना और व्यक्ति में उस क्षमता का विकास होना जिसमें वह परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को समायोजित कर सके। यानी क्या होता है ना कि कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो उसका सलूशन कैसे निकाला जाए।
है ना। लेकिन हम जहाँ पे रह रहे होते हैं तो अपने आप को वहाँ के अनुकूल ढालने की कोशिश करते हैं तो हम जीवित रहते हैं। और अगर हम अपने आप को वहाँ के अनुकूल ढालने की कोशिश ना करें तो हम क्या होंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई हर जगह का अपना अपना एक माहौल होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जैसे ऐसे मान लीजिए, या फिर ऐसे मान लीजिए कि आप अपने घर रह रहे हो, दूसरे के घर रहना पड़ता है, तो बड़े चेंजेस होते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसके अनुकूल ढलना होता है। या ऐसे जैसे अपने यहाँ का इस क्षेत्र की बात अगर हम कर लेते हैं तो यहाँ पे 4 महीने सर्दी, 4 महीने गर्मी और 4 महीने बारिश होती है। कहीं कहीं का ऐसा होता है मामला कि जहाँ सर्दी ही सिर्फ पड़ती है पूरे साल, कहीं कहीं का ऐसा मामला होता है कि गर्मी ही पड़ती है पूरे साल। अगर हम लोग वहाँ पे जाएं जहाँ पे सर्दी पूरे साल पड़ रही है, गर्मी पूरे साल पड़ रही है, तो क्या वहाँ पे हम रह पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग क्यों वहाँ पे रह रहे हैं? क्योंकि वहाँ के अनुकूल वो अपने आप को ढाले हुए हैं, अपने शरीर को वो क्या, वहाँ के अनुकूल उनका शरीर ढला हुआ है तो वो रह पा रहे हैं। हम लोग वहाँ पे जाएं तो बीमार पड़ जाएंगे। अगर वो लोग इस क्षेत्र में आ जाएं तो यहाँ वो लोग बीमार पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इसके अनुकूल ढले नहीं हैं। तो यही वाली बात हो जाती है। यानी वो क्या करते हैं, उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं और मानसिक विकास के अंतर्गत समझने की शक्ति, स्मरण करने की शक्ति, ध्यान करने की क्षमता, विचार, तर्क, समस्या समाधान करने की शक्ति आदि सम्मिलित है। और जितना ही माइंड बढ़ता है, कहते नहीं है कि बहुत लोग तो बहुत बड़े हो जाते हैं, एज में क्या होते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन आप उनसे अगर कोई फैसला करा ले तो नहीं, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि हाँ वो किसी के यानी पक्ष विपक्ष में बोल सके या सही गलत का फैसला कर सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एज कम होती है लेकिन उनमें इतनी मैच्योरिटी होती है कि वो फटाक से क्या करेंगे, तुरंत पक्ष विपक्ष का जो भी जैसा भी मामला होता है उसको शॉर्ट आउट कर देंगे। तो ये क्या होती है, ये बुद्धि होती है, ये तर्क शक्ति होती है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तुरंत क्या होता है, उसका समाधान निकाल लेते हैं। तो ये भी क्या होता है कि वो मस्तिष्क जैसा आपका मस्तिष्क काम कर रहा है उस हिसाब से आप वर्क कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? कहीं पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाता है मानसिक विकास शक्ति में होने वाली सूझबूझ है जिसके परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार परिमार्जन भी होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे आपकी अक्ल, जैसे बिल्कुल सिंपल भाषा में हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, जैसे आपकी अक्ल है, जैसे आपका मानसिक विकास है, जैसे आपके विचार है, आप दूसरे से उसी तरह से पेश आते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि सही फैसला नहीं कर पाते, कुछ लोग क्या करते हैं सही ढंग से बात नहीं कर पाते, है ना, उनमें तर्क शक्ति नहीं होती है। यानी कोई समस्या आ जाए तो क्या होता है, भाई अब तो ये प्रॉब्लम आ गई, अब हमारे बस का नहीं है, हम मर ही जाएं तो बेहतर है, ऐसे करके बोलते हैं ना। लेकिन मरना कोई समस्या का हल नहीं है, उसको सॉल्व करना, समस्या का समाधान करना उसका सॉल्यूशन होता है, उसका समाधान होता है। तो जो जितने अच्छे से समस्या का समाधान कर पाता है उसका मानसिक विकास उतना ही अच्छा कहा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग में नहीं जाएंगे वरना इस पर जितनी बात करें उतनी कम है। तो यहीं पे हम इस क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस तरह से ये आपका अति लघु है लेकिन आपका लघु उत्तरीय भी और कई क्वेश्चंस आपके इसमें तैयार हो जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, क्वेश्चन है बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताएं। तो बाल विकास के जो सिद्धांत हो जाते हैं उसका शैक्षिक महत्व क्या है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप लोग कौन सा क्लास चाहते हैं, यानी किस सब्जेक्ट का क्लास चाहते हैं, तो ये भी आप लोग कमेंट ज़रूर करें। क्योंकि देखिए हम अपने हिसाब से तो वर्क कर ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, जब आप लोगों के कमेंट आते हैं कि मैम इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करा दें या इस सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनको कंप्लीट करा दें, तो उस पर भी हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर, बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताएं। तो बाल विकास के सिद्धांतों के शैक्षिक महत्व क्या हो जाते हैं, फर्स्ट नंबर पर आपका हो जाएगा बालक की विकास की अवस्थाओं का अध्ययन कर सकेंगे। यानी बाल विकास में हम क्या करते हैं, जो बच्चे की क्या होती हैं
अवस्थाएं होती हैं उसका अध्ययन करते हैं। इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में जानते हैं। कैसे, जैसे बच्चा क्या होता है, सबसे पहले जन्म लेता है, तो उसको जन्म भी बोल सकते हो। ज़ीरो से 5 वर्ष तक क्या होता है, शिशुअवस्था कहलाती है। उसके बाद 6 वर्ष से 12 वर्ष तक कौन सी अवस्था, तो बाल अवस्था कहलाती है। और 12 से 18 वर्ष तक किशोर अवस्था कहलाती है। तो ये अवस्थाएं हैं, इनमें बच्चा कैसे वर्क करता है, किस तरह से वो आगे बढ़ता है, कौन कौन सी एज में क्या क्या आदतें होती हैं, तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है। और जो बाल्यावस्था होती है यानी 6 से 12 वर्ष में बच्चा क्या होता है, वो बहुत गंदी अवस्था वो होती है। तो उसमें बच्चा ये नहीं समझता कि हम साफ़ रहें गंदे रहें, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको बस क्या चाहिए, उसके दोस्त चाहिए और दोस्तों के साथ खेलना चाहिए, भले वो धूल हो, मिट्टी हो, कीचड़ हो, वो खेल रहा है, वो मस्त है। तो इसमें आ जाता है क्वेश्चन, कभी कभी पूछ लिया जाता है किस स्टेज में बच्चा जो है, यानी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि गंदी अवस्था कौन सी कहलाती है, तो जो आपकी बाल अवस्था हो जाती है वो। शिशुअवस्था में बच्चे का मिजाज कैसा होता है, ये क्वेश्चन। और आपका किशोर अवस्था हो जाता है, ये कब से कब तक होती है, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या बदलाव होते हैं, तो ये सभी चीज़ें हो जाती है। किशोर अवस्था जो हो जाती है वो तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है, और स्टैनले हॉल महोदय जी ने कहा है। तो ये आप परिभाषा ज़रूर याद कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ ही जाता है, किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। या तो पूछ लेंगे स्टैनले हॉल ने कौन सी परिभाषा दी, या ऐसे कर लेंगे जो किशोर अवस्था है वो तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है, किसने कहा है। तो पूछे किसी भी तरह से घुमा फिरा के, लेकिन आपको आंसर आता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, बालकों के वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन कर सकेंगे। अब वंशानुक्रम क्या होता है और वातावरण क्या होता है, यानी वंशानुक्रम वो चीज़ होती है, जैसे बच्चा क्या है, बच्चे ने जन्म लिया तो उसके नैन नक्श हैं, तो कहते नहीं इसकी आंखें किस पे गई, इनकी दादी पे गई, है ना। कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई मम्मी पे गए, इनके हेयर किस पे गए, तो मम्मी जैसे हैं, ऐसे बोलते नहीं। इनकी जो है यानी इनकी लंबाई, या ऐसे करके कहते हैं कि हाँ बच्चे का कद काठी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल दादा जैसे है, तो ऐसा करते हैं। तो ये क्या होता है, ये वंशानुक्रम हो जाता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो चीज़ें आ जाती हैं वो वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं। और आपका हो जाता है वातावरण का मतलब ये होता है कि जो आपके चारों तरफ जो चीज़ें हैं। अब आपके घर का माहौल कैसा है, कुछ के घर का माहौल ऐसा होता है कि बड़ी खामोशी रहती है, कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं करता। अब बच्चा भी वही देख रहा है कि हमारे घर में ऐसा होता है किसी से बोला ही नहीं जाता, किसी से बात ही नहीं की जाती, जब भी बोली जाती है, जब भी एक दूसरे से बोलते हैं तो चीखम चिल्ली मचाते हैं। अब बच्चा भी यही करेगा, या तो खामोश रहेगा या चीखम चिल्ली मचाएगा। ठीक है। कुछ के घर का माहौल ऐसा होता है, बड़ा अच्छा माहौल होता है, बच्चा देख रहे हैं कि हमारे घर में सब बहुत अच्छे से बात भी करते हैं और एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं। प्लस क्या है कि बच्चा अच्छे से रह भी रहा है, सब लोग उससे भी बहुत प्रेम कर रहे हैं, तो वो कहता है यही होता है, यानी हमको सबसे प्रेम भी करना चाहिए, एक दूसरे की बात भी माननी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान भी करना चाहिए। बच्चा स्टार्टिंग से सीख रहा है। फिर क्या होता है, उसके पड़ोसी, अब पड़ोसी जैसे होंगे बच्चों पे असर वैसा पड़ेगा। अब अगर पड़ोसी ऐसे हैं कि पड़ोसियों के यहाँ से चीखम चिल्ली की आवाज़ें आ रही हैं, तो बच्चा यही समझेगा भाई ऐसा किया जाता है ना। लेकिन अगर अच्छे हैं, सभ्य हैं, सभ्यता वाले हैं, तो कहेगा नहीं, बच्चा कहेगा नहीं भाई ऐसे हमें रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे हमारे पड़ोसी रह रहे हैं। यानी घर का, पड़ोसियों का, स्कूल का, समाज का, सभी का क्या होता है, जो प्रभाव होता है वो बच्चों पर पड़ता है। इसीलिए तो बच्चों के सामने हमें किसी की ना तो बुराई करनी चाहिए, ना तो किसी को अपशब्द कहने चाहिए। अगर किसी की बात बुरी भी लगे तो उससे जाकर अकेले में कह दे, लेकिन बच्चे के सामने कभी ना कहे, क्योंकि बच्चा वही सुनेगा और वही कहेगा। और ये बच्चा नहीं जानेगा हमें किसके सामने कहना चाहिए और किसके सामने नहीं कहना चाहिए। आप में तो वो अक्ल है कि आप उसके सामने कहेंगे जिसके सामने कहना है, लेकिन बच्चा क्या करेगा, जिसके सामने नहीं भी कहना है उसके सामने वो कहेगा। ठीक है ना। तो ये हो जाता है वातावरण का प्रभाव। जैसा आपके घर का, जैसे आपके पड़ोसियों का माहौल होगा वैसा बच्चा सीखेगा।
फिर उसके बाद क्या है, बालक की विशिष्ट योग्यताओं का अध्ययन कर सकेंगे। अब बच्चों की जो विशिष्ट योग्यताएं हैं, कुछ बच्चे क्या है बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत देर में सीखते हैं, कुछ बच्चे सीखने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं फिर भी नहीं सीख पाते हैं। किसी का IQ लेवल कितना होता है कि 90 से 110 यानी सामान्य है, और 110 से 140 180 तक गया यानी वो विशिष्ट हैं। और जो बच्चे उनकी बुद्धि लब्धि बहुत कम होती है यानी क्या है, वो मंद बुद्धि प्रकृति के हैं यानी मंद बुद्धि विचार के हैं। वो बच्चे मतलब जल्दी तो छोड़ो, बहुत देर में भी नहीं सीख पाते। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि उनकी योग्यताओं का अध्ययन भी हो जाता है और बालक की रुचियों, प्रेरणाओं और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा रुचि ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है, अगर ले रहा है तो क्यों ले रहा है, और नहीं ले रहा है तो क्यों नहीं ले रहा है। अगर ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यानी उसको इंटरेस्ट है, चीज़ों को सीखने में क्या है, उसको इंटरेस्ट है। लेकिन अगर वो नहीं सीख पा रहा है तो आपको उसको क्या करना है, जानना है, और जानने के बाद यानी डायग्नोस्ट करना है। डायग्नोस्ट का मतलब क्या होता है, डायग्नोस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको जैसे ही देखा दवा दे दी, नहीं ना, डॉक्टर ने आपका चेकअप किया, जाना कि आपको क्या परेशानी है, उसके अकॉर्डिंग आपको दवा दी, यानी डायग्नोस्ट किया उसके बाद दवा दी। तो ऐसे ही क्या करना है, बच्चे के बारे में पहले जानना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद क्या करना है, उसका उपचार करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ओके। फिर उसके बाद है विशिष्ट बालकों का अध्ययन, और उसके बाद है व्यक्तिगत अंतर कर सकेंगे। यानी व्यक्तिगत अंतर का मतलब ये होता है कि कोई इंसान कैसा होता है, कोई भाई बहुत ज़्यादा अक्लमंद होता है, कोई क्या होता है कम उसकी अक्ल होती है, यानी बुद्धि यहाँ पे हम बात कर ले, अक्ल भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब बच्चों में क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो बुद्धि से भी होती है, कुछ लोग देर में सीखते हैं, कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं। एक और होता है कि कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे कद के होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ दुबले होते हैं, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, यानी क्या है, वो व्यक्तिगत भिन्नता होती है। आप कितने लोगों को देखते होंगे, क्या कोई एक जैसा होता है? नहीं ना, एक जैसा कोई नहीं होता है, सब में परिवर्तन होता है। वही क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हम किसी को देख के ये नहीं कह सकते कि अरे वो नहीं अच्छा लगता। भाई किसी के हाथ में तो है नहीं, मनुष्य भाई अपने आप से तो बना नहीं है, ईश्वर ने उसको बनाया। अब हम उसको हंसें, भाई वो अच्छा नहीं लगता। भाई क्यों नहीं अच्छा लगता, आपने उसको बनाया या अपने आप को आपने बनाया है क्या? तो ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे ये व्यक्तिगत भिन्नता हो जाती है और विकास प्रासंगिक होगा। तो यहाँ पर बस ये क्वेश्चन यहीं पे वाइंड अप करेंगे और अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, शेषावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। अब शेषावस्था है, ठीक है, बच्चा कैसा है, शेषो काल में है। अब उसकी जो यहाँ पे क्या है, शेषावस्था में शिक्षा का स्वरूप, तो देख लेते हैं भाई कैसा होना चाहिए। अब शेषावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो इसमें तो भाई नाम से ही पता चला कि बच्चा भी बहुत छोटा है। अब बहुत छोटा बच्चा है तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा बैग भर दिया और बच्चे के कंधे पे लाद दिया और बोले पढ़ो और इसको खूब अच्छे से याद करो, वरना भाई बहुत मारूंगा या बहुत मारूंगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं बोल सकते। अब बच्चों को कैसे पढ़ाना है, इतनी छोटी एज के जो बच्चे हैं उनको इस तरह से पढ़ाना है कि उनको मज़ा आ जाए, परिवेश कैसा हो, वातावरण कैसा हो, उनको लगे कि हर जगह फुलवाड़ी है। जहाँ पे भी बच्चे का पढ़ाने का मतलब एक ये है कि भाई स्कूल में अगर पढ़ रहा है बच्चा, तो जो उसका रूम है यानी कक्ष है, तो उसको कैसा परिवेश, कैसे माहौल में उसको कर देना चाहिए, ऐसा लगे एकदम गार्डन है, बहुत अच्छी सजावट होनी चाहिए, है ना। बच्चे को पढ़ाएं कैसे, जैसे बाल गीत, अच्छे कविताएं, इस तरह से बच्चे को जब भी सिखाएं तो कैसे सिखाएं, खेल खेल में सिखा दें उसको, कि ऐसा लगे कि हाँ मैम तो हमें खेल खिला रही हैं, लेकिन रियल में क्या है, बच्चा सीख रहा है। उसका अगर मन कर रहा है कि मैम अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हम खेलेंगे, ठीक है भाई, अभी तुमको खेलने का मन है भाई खेल लो, लेकिन क्या है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बच्चे को खेल में शिक्षा दे देनी है। तो
तो यानी एक बाल उद्यान, दूसरा मांटेसरी हो जाता है। और बाल उद्यान में क्या होता है, बच्चों को कुछ खिलौने, है ना, कुछ खेलने का सामान दे दिया जाता है। ये क्या होता है, जिन्हें फ्रोबेल के उपहार, यानी जो ये खिलौने होते हैं ना, तो इनको क्या कहा जाता है, फ्रोबेल के उपहार कहा जाता है। और शिशु गीत जैसे नर्सरी सॉन्ग हो जाता है। और इसके द्वारा सामूहिक शिक्षा दी जाती है और बच्चे शिक्षा को खेल समझकर बहुत ही मज़े से वो लोग क्या करते हैं, खेलते हैं और साथ में वो पढ़ते भी, यानी वो ज्ञान भी ले रहे हैं। उन्हें क्या है, अगर इस तरह से नहीं पढ़ाएंगे ना तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। एक दिन जाएंगे, दूसरे दिन कहेंगे हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमको नहीं अच्छा लगता है, मैडम हर वक्त पढ़ाती हैं या सर हर वक्त पढ़ाते हैं, हमें नहीं अच्छा लगता। लेकिन जब इस तरह से क्रियाएं होंगी तो बच्चे का मन होगा कि किसी तरह से सुबह हो और हम स्कूल में जाएं। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाल उद्यान का स्थान क्या है, धीरे धीरे मांटेसरी पद्धति ले रही है। और मांटेसरी का मूल आधार क्या है, तो ज्ञानेंद्रियों का साधन या विकास और शिशु की स्वतंत्रता है। यानी बच्चा क्या है, स्वतंत्र होकर पढ़ रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, बस्ते का बोझ नहीं है, रटन पद्धति नहीं है, और वो क्या कर रहा है, बड़े ही इंजॉय करके, बहुत ही इंजॉय करके चीज़ों को सीख रहा है। बस यही क्या है, इसी तरह से शिशुअवस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, बाल अवस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं बताएं। किस अवस्था की बात हो रही है, अब यहाँ पे हो रही है बाल अवस्था की। ठीक है, चलिए भाई इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात कर लें बाल अवस्था की, तो बाल अवस्था आती कब है, इसका जो कालक्रम है, यानी कि एज कितनी रहती है, तो सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे और उसके बाद हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। चलिए भाई फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करेंगे। ठीक है। तो चलिए भाई, बाल अवस्था में क्या हो जाता है, मानसिक विकास की 2 विशेषताएं कौन कौन सी हो जाती हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो ये है छठे वर्ष में मानसिक विकास, क्योंकि जो बाल अवस्था है ना तो 6 से 12 वर्ष हो जाएगी। ये देखिए बार बार हम बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, बार बार बताने का ये रीज़न है कि आपको चीज़ें क्या हो जाएं, एकदम से रट जाएं और दिमाग में छप जाएं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। तो 6 से 12 वर्ष हो जाती है। अब 6 वर्ष में मानसिक विकास क्या होता है, तो बालक जो है, यानी बच्चा जो है, वो आसान प्रश्नों के वो उत्तर दे सकता है, बिना रुके क्या कर सकता है, 15 से 20 तक। कितने तक, तो 15 से 20 तक गिनती सुना देता है। और जैसे अखबार हैं आपके यहाँ, पत्रिकाएं आती हैं, तो क्या है, उसमें जो चित्र बने होते हैं तो उनका वो नाम बता सकता है। जैसे साइकिल बनी हुई है तो वो बता देगा, या किसी का चित्र बना है वो बता देगा, या कोई सी भी चीज़ ऐसी बनी हुई है तो यानी वो चित्रों को उसमें देखकर वो बता देगा कि ये चीज़ ये बनी हुई है। ये कब किस एज में होता है, तो ये 6 वर्ष में हो जाता है। फिर उसके बाद 7वें वर्ष में क्या होता है, 7वें वर्ष में हम देख लेते हैं। 7वें वर्ष में छोटी छोटी घटनाओं का वो वर्णन कर सकता है। जैसे क्या है, बच्चा स्कूल गया, अब रास्ते में उसके साथ कौन सी घटना घटी है। ज़्यादातर आपने बच्चों को देखा होगा कि जैसे ही बच्चे घर में आते हैं तो अपनी मम्मी से ज़्यादा वो होता है कि ज़्यादा लगाव रखते हैं बच्चे, तो मम्मी से वो आके बताने लगते हैं। ऐसा लगता है कि बस ये यही सोच के आया था बच्चा कि हम जैसे ही जाएंगे तुरंत वो चीज़ें हम बताने लगेंगे जाके। तो ये किस एज में होता है, ये 7वें वर्ष में होता है। तो जो भी घटनाएं उसके साथ स्कूल में घटती हैं वो बताता के, रास्ते में जो घटती हैं वो बताता के है, तो ये घटनाओं का क्या करता है, वो वर्णन करने लगता है। तमाम जो चीज़ें होती हैं उनमें समानता और अंतर बताने लगता है। समानता यानी ये चीज़ इक्वल है और ये चीज़ में क्या है, इस चीज़ में ये है और इस चीज़ में ये है, यानी इनमें फ़र्क है, वो चीज़ें समानता और अंतर बता सकता है। और थोड़े से जो कठिन वाक्य होते हैं उनको भी बच्चा बता लेता है। किस एज में, 7 वर्ष में बता लेता है। यानी अगर ये सभी चीज़ें वो बता रहा है तो समझ लीजिए इसका मानसिक विकास अच्छे से हो रहा है। बाकी तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं उस स्टेज में बोल भी नहीं पाते कायदे से, और कुछ बच्चे तो जैसे लगता है कभी रुकते ही नहीं, इतना बोलते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जो सामान्य बुद्धि के होते हैं उनमें ये विशेषताएँ होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ लिखिए। अब व्यक्तित्व भिन्नता क्या होती है,
तो अभी हमने बताया ना, डिस्कस किया हमने, कुछ पॉइंट्स थे तो उस पर डिस्कस किया था। तो उसमें आपकी व्यक्तित्व भिन्नता आई थी। तो व्यक्तित्व भिन्नता का मतलब ये होता है कि हर इंसान में अंतर होता है, कोई एक जैसा नहीं होता है। ना तो किसी का मिजाज एक जैसा होता है, ना तो किसी का शरीर एक जैसा होता है, ना तो उसके जो मस्तिष्क है वो एक जैसा होता है, ना एक जैसा सोचता है कोई। सब अंतर होता है और सब में अंतर होता है। अब ये कोई सोचे भाई ये मेरे जैसा क्यों नहीं है, इसका मिजाज मेरे जैसा क्यों नहीं है ना, या भाई मेरा मिजाज उनके जैसा क्यों नहीं है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये व्यक्तित्व भिन्नता के अंतर्गत आती है। तो अभी तो हम बता चुके हैं ना, चलिए इस पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ें और क्लियर होनी चाहिए और जितनी ज़्यादा क्लियर होंगी उतना अच्छा है। तो इसका मतलब यही है कि कोई छोटे कद का है तो कोई लंबे कद का है, तो कोई दुबला है तो कोई मोटा है ना, कोई काला है तो कोई गोरा है। तो इस तरह से भिन्नताएं होती हैं और उसमें जो मस्तिष्क होता है उसमें भी अंतर होता है, उसकी बुद्धि लब्धि में अंतर होता है। तो यही सब आपको लिखना है व्यक्तित्व भिन्नता के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद है बालक के विकास में संचार माध्यम से 2 लाभ लिखिए। अब संचार माध्यम जो है उससे भाई हम 2 लाभ लिखें, आप 10 लिख डालेंगे, है ना। कैसे लिख डालेंगे, क्योंकि आज संचार माध्यम से क्या हो रहा है, आप जो ये क्लास ले रहे हो कैसे ले रहे हो, संचार के माध्यम से ही ले रहे हो। अभी कुछ टाइम पहले ऐसा था क्या भाई, स्कूल में शिक्षा दी जाती थी, अगर भाई पढ़ना है किसी जैसे टीचर से तो उसके पास जाके पढ़ना होता था, ये होता था। आज तो कहाँ पे बैठे हैं और कहाँ से शिक्षा दे रहे हैं। तो ये संचार ही का क्या है, लाभ आप लोग उठा रहे हैं, आप लोग, हम लोग, सभी लोग उठा रहे हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ा हो जाता है। उसके बाद जैसे आपका होमवर्क वगैरह मिल जाता है, स्कूल में भी इस तरह से ये सब सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको लिखनी है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस यही सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। और क्या है यहाँ पे, चिंतन क्या है, चिंतन क्या है इसके बारे में चलिए देखिए। चिंतन क्या है, चिंतन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं। तो अगर हम किसी जैसे कोई स्पेशलिस्ट है उसका नाम लेके अगर हम उसके बारे में बात करें, तो हम रॉस का नाम लेकर हम बात कर रहे हैं। रॉस के शब्दों में इन्होंने चिंतन की क्या परिभाषा दी है, तो रॉस के शब्दों में हो जाता है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू हो जाता है। यानी आप मस्तिष्क से चिंता करते हैं, सोचते हैं, और जब कोई सोचता है उस पर वर्क करता है, जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, पहले तो हम सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, फिर हम उसको टुकड़ों में बांटते हैं। जैसे बड़ी प्रॉब्लम कोई है तो ऐसा तो नहीं है कि हम तुरंत उसका हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं, अब हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। फिर कभी ऐसी प्रॉब्लम हमारे सम्मुख आई होती है और हम उसी का सहारा लेकर क्या करते हैं, उसी का सहारा लेकर कि एक बार हमने इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व की थी, उसी तरह से अब हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, फिर हम उसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाता है। और चिंतन मानसिक क्रिया का क्या हो जाता है, ज्ञानात्मक पहलू हो जाता है। तो ये आप परिभाषा याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधिगम से क्या तात्पर्य है, अधिगम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप ये सीखेंगे कि अधिगम होता क्या है। तो अधिगम होता है सीखना। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं, यानी कि लर्निंग। और अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप चीज़ों को सीख रहे हो। और सीखना हम किसी से भी कभी भी कहीं भी हम सीख लेते हैं चीज़ों को। 2 तरह से सीखते हैं। 2 तरह से कैसे सीखते हैं, एक तो औपचारिक सीखते हैं, एक तो अनौपचारिक सीखते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है। औपचारिक वो होता है जो हम सीखने के लिए स्कूल जाते हैं, वहाँ पे शिक्षक होते हैं, अपना अपना पीरियड पढ़ाते हैं, वो कैसा ज्ञान दे रहे हैं, वो औपचारिक दे रहे हैं, क्योंकि एक टाइम निश्चित है ना भाई। स्कूल जाते हैं तो टाइम तो निश्चित है ना, छुट्टी का भी टाइम निश्चित है, एक पीरियड लगेगा उसका भी टाइम निश्चित है, वापस आने का भी टाइम निश्चित है, जगह भी निश्चित है। यानी वो क्या हो गया, वो औपचारिक शिक्षा हो गई। अब आप कहेंगे कि मैम अनौपचारिक शिक्षा के भी बारे में बताइए ज़रा। ठीक है भाई, अनौपचारिक शिक्षा ये होती है जैसे आप घर में बैठकर भी शिक्षा ले रहे हैं। कोई आया, आपसे उसने बात की। अब बात की तो ऐसा नहीं है कि आपसे उसने बात की और आपने कुछ सीखा नहीं, आपने बहुत कुछ उससे सीख लिया।
ठीक है, वो अनौपचारिक शिक्षा हो गई। आप कहीं जा रहे हैं, ट्रेन पे जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपको वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। यहाँ तक आप मूवी देखने भी जाते हैं, वहाँ पे भी आप कुछ सीख कर ही आते हैं। ऐसा नहीं है बिना सीखे कुछ नहीं। हर जगह से ज्ञान तो ऐसी चीज़ है ना, जितना आप बटोर पाओ, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो वही होता है सीखना। तो ये दो तरह से सीखा जाता है, औपचारिक तरीके से और अनौपचारिक तरीके से। और अगर हम बात करें वुडवर्थ महोदय की, तो वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा है, यहाँ पे हम इनका भाई नाम भी लिख देते हैं। वुडवर्थ महोदय जो हैं, उन्होंने कहा है सीखने के बारे में, यानी अधिगम के बारे में कहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया कैसे है, हम विकास कैसे कर सकते हैं, जब हम कोई चीज़ को सीखते हैं और फिर हम उस पर वर्क करते हैं। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि सीखना क्या है, विकास की प्रक्रिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं किया है, लेकिन इतना इनफ है। अगर आपका लघु में भी आ जाता है तब भी आप बहुत अच्छे से इस पे वर्क कर सकते हैं। बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बताएं। इसके बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं। क्या कह रहे हैं कि बाल विकास, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बतानी है आपको। बस एक सेकेंड, इसमें आपका हो जाएगा सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी। इस विधि में जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो कभी कभी इस तरह से भी किया जाता है कि भाई एक ग्रुप बना लो, एक अपना आप ग्रुप बना लो, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, कुछ बच्चे इधर से क्वेश्चन करते हैं, फिर बच्चे इधर का जो दूसरा पार्ट होता है ए बी नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम ऐसे रख देते हैं, या ग्रुप में किसी एक बच्चे के नाम से उस ग्रुप का नाम रख देते हैं। फिर वो आपस में क्या करते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं। तो इस तरह से भी, और डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं पढ़ाई से रिलेटेड, यानी वो विचार गोष्ठी सम्मेलन आयोजित किया गया। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। वो बात अलग है कि इसका रूप अब किसी भी तरीके का हो जाए, वो चीज़ अलग है कि बच्चों को तो भेजा गया पढ़ने के लिए, अब बच्चे सिर्फ बातें कर रहे हैं, वो भी स्टडी से रिलेटेड नहीं, वो चीज़ अलग है। जैसे हो सकता है कुछ लोग नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, तो मैं नेगेटिव को भी लेके चलती हूँ भाई। क्यों? क्योंकि आप तो कह दोगे ना कि मैम अब तो बच्चे क्या करते हैं, अगर बैठते हैं ना साथ में तो बस बातें करते हैं, पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं रखते हैं, तो वो चीज़ होती है। लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, जो बच्चों को आगे बढ़ना होता है, विकास करना होता है, उनके लिए बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, सम्मेलन विचार गोष्ठी, इस विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान में वृद्धि कर ही लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है, जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्राव करता है, यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाए बिना, अब क्या है, कुत्ते द्वारा लार स्राव करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यानी पावलोव का जो सिद्धांत है, पहले क्या करते हैं कि भोजन रखते हैं और घंटी बजाते हैं, तो कुत्ते के मुंह में लार आती है। लेकिन एक टाइम क्या आता है कि सिर्फ घंटी बजाई जाती है और भोजन नहीं रखा जाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, कुत्ते के मुंह से लार निकलती है। तो यही पूछा जा रहा है, कुत्ते द्वारा जो लार स्राव करना है किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही मैंने आंसर दे दिया भाई, है ना। तो ये हो जाता है आई.पी. पावलोव। किसके द्वारा हो जाता है, तो आई.पी. पावलोव द्वारा हो जाता है। और कौन सा सिद्धांत हो जाता है, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत हो जाता है, या इसको आप कह सकते हैं संबद्ध सहज क्रिया का सिद्धांत भी आप कह सकते हो। तो ये नेम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनको याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, सीखने में पठार के दो प्रमुख एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताएं। यानी सीखने में जो पठार हो जाता है वो क्यों होता है और इसको दूर कैसे किया जाता है, दोनों बातें भाई पूछी गई हैं। तो दोनों बातों का आंसर आप लोगों को देना है ना। तो जो हो जाता है सीखने में पठार, जब आप सीख रहे होते हैं तो पठार क्यों बनता है, पठार इसलिए बनता है जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो,
वर्क करते करते क्या होते थक जाते हो, फिर अगर आप पढ़ाई भी कर रहे होते हो तो दिख रहा है दूसरों को कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी ये क्या है, ये सीखने में पठार बन गया। आप चीज़ों को देख रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, वो क्या है, वो पठार है। तो मैंने जैसे कि बताया कि थकान से ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स और आप लोगों को बताती हूँ। जैसे शारीरिक सीमा, वही चीज़ आ जाती है ना भाई, शरीर ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड आप उस पर वर्क करो, मतलब शरीर से आप अनलिमिटेड वर्क करोगे और शरीर आपका साथ देता चला जाएगा, नहीं ना। एक लिमिट होती है, एक लिमिट में वर्क करना होता है। अगर बेलिमिट आप वर्क करोगे तो शरीर आपका साथ छोड़ देगा, वो इतना थक जाएगा कि चीज़ें करने का आपका मन ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा शारीरिक सीमा, शारीरिक सीमा हो जाएगी, शारीरिक सीमा हो जाएगी। जब हमारे द्वारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा काम किया जाता है तो थकान की स्थिति आती है, और जिससे सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो बंद हो जाती है। यानी ये नहीं कि कम हो जाती, बिल्कुल बंद हो जाती है, आप सीख ही नहीं पाएंगे। उसके बाद क्या है, त्रुटिपूर्ण विधि का प्रयोग, यानी सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि अपनाने से क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, और जब इंटरेस्ट नहीं रह जाता है तो चीज़ें आप नहीं सीख पाते हैं। जैसे क्या है, कोई क्वेश्चन हो और बड़े ही अच्छे ढंग से आपको समझाया जा रहा है, यानी सरल भाषा में आपको समझाया जा रहा है, तो आप क्या है कि भाई हमें सीखना चाहिए, लेकिन अभी हम आपसे ऐसे वर्ड यूज़ करने लगे हैं कि जो आपकी समझ से परे हो, तो क्या आप सीखोगे, नहीं सीख पाओगे। आप क्या करोगे कि बोर हो जाओगे और हट जाओगे, क्लास को आप छोड़ दोगे, ये हो जाता है। फिर क्या क्या है, अभिप्रेरणा की कमी। अभिप्रेरणा की कमी यानी मोटिवेट कोई नहीं करने वाला है। आप कर रहे हो वर्क, लेकिन क्या है, सब मुंह बना रहे हैं, अरे ये वर्क कर रही बेकार है, ऐसा करना ही बेकार है, पढ़ाई करना ही बेकार है, ये कर क्यों रहा है या कर क्यों रही है, इससे क्या होगा। ऐसा होता है ना, बहुत लोग भाई बोलते हैं, अड़ोसी पड़ोसी आके बहुत ज़्यादा ये बोल जाते हैं, आंटी टाइप जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं कि अभी तक बिटिया को पढ़ा ही रहे हो, अभी देखना ये सर्विस करेंगे, क्या बिटिया को सर्विस कराना है, इस तरह से बोले जाते हैं। तो क्या होता है, डिमोटिवेट बच्चा होता है, जो पढ़ रहा होता है वो डिमोटिवेट होता है कि सही, ये सही बोल रही है, मुझे नहीं करना चाहिए। अब उसका क्या है, ऐसा लगेगा, थकान महसूस होगी, और यही कोई आके कहता है भाई बहुत अच्छा वर्क हो रहा है और आपको करना चाहिए क्योंकि आप आगे बढ़ सकते हो। तो क्या होता है, जो थका हुआ शरीर भी होता है वो उसमें भी फुर्ती आ जाती है। तो ये होता है पठार का कारण। और क्या होता है, अभिप्रेरणा की कमी, जिसमें कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता है। उसके बाद क्या है, गलत क्रम। तो यदि क्या होता है, शिक्षण विधि का क्रम गलत है तो ये पठार के निर्माण में क्या हो जाता है, ये भाई सहयोग दे देता है। यानी आपको सीखना कुछ और है भाई, पहले सरल से कठिन की तरफ जाया जाता है, कठिन से सरल की तरफ तो नहीं जाता है। यानी आपने बच्चे को पहले क्या सिखाया, आ से ज्ञा तक का ज्ञान दिया, उसके बाद दो वर्ड को मिलाने वाला ज्ञान दिया, उसके बाद पाई मात्राओं का ज्ञान दिया। अब आप बच्चे को क्या कर रहे हो, सबसे पहले पाई मात्रे आपने सिखा दिए, फिर आपने क्या किया, वर्णमाला आप सिखा रहे हो, है ना। इस तरह से उल्टा पुल्टा करके आप सिखा रहे हो, तो बच्चा क्या कहेगा कि मैं नहीं सीख पाऊंगा, है ना, वो उसका मन हट जाएगा, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं। और अभ्यास की कमी भी हो जाती है, यानी आप जब कोई चीज़ सीख रहे हो और उसमें अभ्यास नहीं कर रहे हो, तो जब आप अभ्यास नहीं करोगे तो करत करत अभ्यास और जड़मत हो तो सुजान, यानी जब आप अभ्यास करते हो तो आपका ज्ञान और बढ़ता जाता है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे कुछ ना कुछ नया सीखोगे, लेकिन जब आप अभ्यास नहीं करोगे तो जो चीज़ आपने सीखी है वो आप भूल जाओगे। और लेकिन बहुत लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो इतना पढ़े हैं और इनको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ऐसे होता है ना, बहुत लोगों के मुंह से आपने ये बात सुनी होगी। लेकिन अरे भाई उनने अभ्यास ही नहीं किया, उनने अभ्यास ही छोड़ दिया, और जब अभ्यास छोड़ दिया तो उनको क्या आएगा, नहीं आएगा ना। तो अभ्यास की कमी से भी क्या होता है कि त्रुटि आ जाती है। तो यहाँ पे ये, अब इसकी जो त्रुटि आ गई, अब इसको हम दूर कैसे करेंगे, तो दूर इस तरह से करेंगे कि जैसे शिक्षण विधि में परिवर्तन कर लेंगे। फर्स्ट नंबर पे क्या रहेगा, शिक्षण विधि में परिवर्तन हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ भाई, शिक्षण विधि में परिवर्तन, विधि में परिवर्तन। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा जैसे आपकी जो विधि है, शिक्षा लेने की जो विधि है,
अब उससे तो आपको नीरसता आ रही है, थकान आ रही है। अब आप चेंज कर दें, दूसरे ढंग से आप स्टडी को करें, है ना। जो चीज़ थोड़ी सी टफ लग रही है उसको सरल करें, जो चीज़ आपको लॉन्ग लग रही है उसको थोड़ा सा क्या करें, टुकड़ों में बांट लें और आप ज्ञान प्राप्त करें। जैसे कोई मैथ का सवाल आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, ऐसा नहीं कि एक सवाल के पीछे लग गए पूरा करेंगे, लेकिन नहीं, 2-2 लाइन्स आप सीखें। तो अगर वो उसमें 4 लाइन्स है तो 2 लाइन्स आपने अभी सीखी, 2 लाइन्स आपने थोड़ी देर में सीखी, यानी आपने इसमें क्या क्या कुछ बदलाव किए। और जब बदलाव किए तो आपको क्या हुआ, बेनिफिट मिला। और जब बेनिफिट मिला तो जो आपका पठार बना वो ख़त्म हो गया, है ना। फिर उसके बाद क्या है, प्रेरणा, उद्दीपन एवं पुनर्वर्णों का प्रयोग, यानी प्रेरणा देनी चाहिए कि भाई आप कर रहे हो, भाई बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको करते रहना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। इस तरह से आप करो, ठीक है, अच्छा है, तो क्या करेगा, बच्चा सीखेगा। पाठ्य सामग्री का संगठन, यानी बच्चे को जो पुस्तक देनी चाहिए वो ऐसी हो कि इंटरेस्टिंग हो, यानी देखने में उसको मज़ा आए। अब जब मज़ा आएगा तो वो बार बार बुक को भी खोलेगा, जब खोलेगा कुछ ना कुछ सीखेगा, भले एक वर्ड सीखेगा लेकिन वो सीखेगा ज़रूर। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इससे भी बहुत ही सुविधा मिल जाती है। उसके बाद क्या है, विश्राम। विश्राम यानी आप जब थके हुए हैं तो वर्क आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब आप आराम करेंगे, फिर से वर्क आप स्टार्ट करेंगे तो आपका माइंड वर्क करेगा, और जो भाई जो थकान है वो जब दूर हो जाएगी तो आप सीखेंगे, ये चीज़ हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी। परिपक्व ना होने से भी अधिगम नहीं हो पाता है और पठार बनने लगता है, यानी आपकी एज बहुत है, जैसे एक होता नहीं, लेकिन आप में मैच्योरिटी नहीं है। तो मैच्योरिटी नहीं है तो आप कभी भी चीज़ों को सीख ही नहीं पाएंगे। लेकिन क्या है, आप में अगर क्या है, मैच्योरिटी है तो आप चीज़ों को कर पाएंगे। क्लियर है ना, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आपका हो गया। देख लेते हैं कहाँ पे है, सीखने में पठार के 2 प्रमुख कारण हैं, उन्हें दूर करने के उपाय, ये तो आपका क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। अब अधिगम स्थानांतरण क्या हो जाता है, या अधिगमनांतरण, इस तरह से भी नाम भी बदल के दे देते हैं, तब कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि अरे नहीं, तो हमने तो अधिगम स्थानांतरण पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे तो अधिगमनांतरण हो जाता है, तो ये क्या है, कुछ नई चीज़ आ गई है ना, कहीं से आ गया। लेकिन नहीं, दूसरी चीज़ भी, जो दूसरा नाम भी हो उसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका मतलब ये हो जाता है, सीखने का स्थानांतरण या अधिगम का स्थानांतरण है किसी विषय को सीखने से उपलब्ध होने वाले ज्ञान या किसी कार्य का अभ्यास करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण या दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। यानी क्या है, जैसे अभी आपको कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, और आपने उसका सलूशन कर लिया, आपने उसको सॉल्व कर लिया, फिर थोड़े दिन के बाद वैसी ही कुछ प्रॉब्लम आई, आपने क्या किया, इससे जोड़कर आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। यानी ये ज्ञान आपका, पहले वाला ज्ञान आपका तब वो काम आया। अब जब वो ज्ञान आपके काम आ गया, यही तो अधिगम स्थानांतरण है ना। और होता भी ऐसा है कि भाई हमारे साथ ऐसी घटना घट चुकी है, ऐसा होता नहीं, तो हमने उस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, अब वही घटना घटेगी तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसी तरह से करेंगे। और ये जो हो जाता है, ये आपके मैथ में बहुत ज़्यादा काम आता है, साइंस में काम आता है, लेकिन मैथ में सबसे ज़्यादा काम आता है, ठीक है ना। फिर भाई उसके बाद हो जाता है, प्रतिद्वंद्विता से आप क्या समझते हैं। तो प्रतिद्वंद्विता क्या होता है, कंपटीशन होता है, और कंपटीशन भाई हर जगह पे चल रहा है। भाई क्या है, कंपटीशन की जो बड़ी लाइन है उसको मिटा के हम बड़े बने, वो वाला कंपटीशन चल रहा है, ये वाला नहीं कि बड़ी लाइन जो बनी हुई है हमको उससे क्या मतलब, हम उससे भी बड़े बनेंगे, ऐसी सोच नहीं है। अब सोच ये है कि जो बड़ी लाइन है हम उसको मिटा देंगे तो हम कितने भी छोटे हैं हम अपने आप से बड़े दिखने लगेंगे, वो वाला कंपटीशन चल रहा है। तो प्रतिद्वंद्विता कभी कभी छात्रों को कठिन से कठिन कार्य करने के लिए अभिप्रेरणा प्रदान करती है। बिल्कुल वो मोटिवेट करती है कि भाई अगर ठीक है, बच्चों में क्या होता है, वो चीज़ है कि अगर इनने एक क्वेश्चन अच्छा किया, इनको मैम ने गुड कहा है, तो हम कल 2 क्वेश्चन अच्छे करेंगे जिसमें हमको मैम गुड कहेंगी, है ना, तो वो वाली बात हो जाती है।
तो क्या होता है, अध्यापक को चाहिए कि कक्षा में स्वस्थ प्रतियोगिता का विकास करें और उसमें ईर्ष्या द्वेष के भाव ना पनपने दें। लेकिन वही चीज़ पनप ही जाती है कि वही चीज़ मैंने बताया ना, ईर्ष्या द्वेष का मतलब ही यही होता है कि तुम बड़े हो तो अगर तुम एक क्वेश्चन सुनाओगे तो मैं क्वेश्चन एक भी नहीं याद करूँगा या करूँगी, लेकिन तुमको दूसरे दिन वो एक क्वेश्चन याद नहीं करने दूँगी। वो वाला है कंपटीशन। और ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए कि भाई ये एक क्वेश्चन इन्होंने याद किया तो इनको मैम ने गुड कहा, तो हम कल 2 क्वेश्चन याद करेंगे तो मैम हमको भी गुड कहेंगे, है ना। वो वाला कंपटीशन रखना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, बालक में विस्मृति कम करने के 2 उपाय बताएं। तो विस्मृति क्या होती है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो विस्मृति यदि सीखने या याद करने वाली सामग्री अधिक सार्थक, आनंदवर्धक और सरल होती है तो विस्मरण की क्रिया कम होती है। यदि सीखने की विधि उपयुक्त होगी तो विषय सामग्री जल्दी नहीं भूला जाता। यानी हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ अगर आसान है तो उसको समझ लिया, याद कर लिया तो वो याद है, लेकिन जो चीज़ थोड़ी टफ पड़ती है ना तो उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश करते हैं, यही होता है ना। फिर उसके बाद है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि के बारे में बात कर लेते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये आपका, ये भी आपका किसी ना किसी रूप में भाई पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, और जो आपके लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन हैं वो अगले क्लास में करेंगे, वरना क्लास बहुत लॉन्ग हो जाएगी और आप लोग भी ना क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे। तो यहाँ पे बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, तो हमने एक ट्रिक आप लोगों को बताई थी मावा से। तो बुद्धि लब्धि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बुद्धि, थोड़ी सी इस पर राइटिंग नहीं सही रहती है तो आप लोग भाई मैनेज कर लीजिएगा, बोर्ड पे राइटिंग थोड़ी सही रहती है ज़्यादा, है ना। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु, तो हमने क्या बताया था, मावा से याद करिएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, वास्तविक आयु, और यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं गुणा यहाँ पे कर देती हूँ और 100 हो जाएगा। तो मावा का मतलब मैंने इसलिए इससे बताया था कि मानसिक ऊपर ही आपको लिखना है और वास्तविक नीचे लिखना है और गुणे में आपको 100 लगा देना है। चलिए मैं एक बार फिर से इसको लिख के आपको क्लियर सा लिख के दिखाती हूँ। बुद्धि लब्धि यहीं पे है, तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु और बटे वास्तविक आयु, और आपका क्या हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। और जब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ये बनते हैं तो इसमें क्या होता है, एक जगह दे दिया मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100 नहीं दिया, दूसरे में दे दिया वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, इसमें गुणे 100 दे दिया, ठीक है। एक दे दिया मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100, और इसमें से कोई नहीं ऐसे। तो अब आपका जिसमें गुणे 100 नहीं लगा तो वो भी गलत माना जाएगा, जिसमें वास्तविक आयु ऊपर दे दी वो भी गलत माना जाएगा, लेकिन जिसमें मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होगा वो सही होगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बन जाता है और आपका वेरी शॉर्ट में भी बन जाता है, और शॉर्ट में भी बनता है तो थोड़ा लॉन्ग में इसको लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये 15 क्वेश्चंस तैयार हो गए। मैंने आप लोगों के 15 क्वेश्चंस करा दिए जो कि 2019 में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, और आप लोगों को सभी को पता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। शायद भले ही आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपको इतना नहीं अभी पता है कि हाँ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लेकिन थर्ड सेमेस्टर वालों को तो ये चीज़ें पता ही हैं कि भाई हाँ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अभी भाई आप नए नए आए हैं तो आपको क्या कराना है, अभी यहाँ से रूबरू कराना है, हर एक चीज़ आप लोग को इंट्रोड्यूस हर चीज़ से कराना है। और आप लोग जैसे ही सेकेंड सेमेस्टर में होंगे ना तो आप खुद दूसरों को बताएंगे कि हाँ भाई ऐसा होता है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और इसमें बैक भी लग जाता है, बहुत सी चीज़ें जब आप सीख जाओगे। और अभी सिखाना हमारा भी काम है ना, फिर खुद आप सिखाने लगोगे दूसरों को। तो चलिए भाई यहाँ पे वाइंड अप करते हैं सेशन को, और सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, सेशन पसंद आए तो लाइक भी करेंगे, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं जहां पर आपको PDF नोट्स मिल जाते हैं। वैसे तो हैंड राइटिंग नोट्स बनाने चाहिए भाई, ज़रूरी होता है। जब आप अपने हाथों से नोट्स बनाते हैं ना तो वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, लेकिन अब टाइम कम है तो आप PDF नोट्स से काम चला लेंगे रिवीज़न के लिए,
तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।